हेलो 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 एवरीवन। मैं हूं तरसेम जटैन और आप आ गए हैं फिर से जटैन क्लासेस पे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर सोल्व किया था। तो आज हमारे पास जो गेस पेपर है टुगेदर विद का, उसका फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो अभी हम अगले टाइम में सोल्व करने वाले हैं। मेरी घड़ी बता रही है इस टाइम पर 9 बजने में लगभग 5 या 7 मिनट का समय है। तो ये 1 जनवरी है आज और रात के 9 बजे लगभग ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर और इस पूरे सैंपल पेपर को, जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट दे रखा है, सोल्व करते हैं। आपका जो काम है वो आप भली भांति जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए 12th क्लास के बच्चों के साथ जो अलग अलग स्कूल्स के हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली। तो मैं आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होती हैं, प्राइमरी अल्कोहल, उनका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बना लेती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती हैं प्राइमरी अल्कोहल। बट वहीं पर यदि आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर OH, यहाँ पर लिख दूं मैं CH3। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन कहाँ पर रुक जाता है? कीटोन पे जाकर। बट बच्चे यदि मैं आपको कहना चाहूँ यहाँ पर कि जो टर्सरी अल्कोहल्स हैं, टर्सरी अल्कोहल्स, उनका ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता। अंडर जो सिमिलर सिंपल कंडीशंस होती हैं उन पे नहीं होता, बट ड्रेस्टिक कंडीशंस पे हो जाता है। अब इनमें से आपको ये चेक करना है कि कौन सी अल्कोहल कौन सी है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं पता करना है आपको। लेट अस चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए, पहली है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। इनमें से टर्सरी देखो कौन हो सकती है, या तो या ये। तो सोल्व करें, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन बना लो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पे ओल आ गया और 2 पे मिथाइल, 2 पे ही क्या है? मिथाइल। लास्ट वाले के देखें तो ब्यूटेन बनाओगे, लास्ट वाली में क्या बनाओगे? ब्यूटेन। 2 पे क्या लगाओगे? ओल। और 3 पे लगाओगे मिथाइल। तो बताओ इनमें से टर्सरी अल्कोहल कौन सी? तो आंसर आएगा ये वाली अल्कोहल टर्सरी है। तो ये ऑप्शन कौन सा था? सी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी आंसर हो जाएगा। तो मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट का क्या आ जाएगा? सी आंसर। चलिए फिर सेकंड पे चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पेज को पलट लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है भाई। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर CH3 CH2X। तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ है वो प्राइमरी है। कैसा है वो? प्राइमरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखो किस तरह की रिएक्शन देंगे, मैं आपको बता दूं। इस कार्बन पे देखिए जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, मतलब जो भीड़ है वो क्या है? कम। और जहां भीड़ कम होती है वहां पर बच्चे SN2 रिएक्शंस जल्दी होती हैं। कौन सी रिएक्शन जल्दी होती हैं? SN2। तो इसका मतलब यहां पर जो सेकंड आएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? SN2 आंसर आ जाएगा, बी। क्लियर है कहानी? जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, जहां पर टर्सरी वगैरह है, वहां पर कौन सा मैकेनिज्म होता है बच्चे? SN1 मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? हाँ जी। थर्ड पे आते हैं, क्या है हमारे पास? विच सेट ऑफ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर। इनमें से कौन यहां पर कलर देता है? स्पेसिफिक कलर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम दे रखा है आपको, यहाँ पर टाइटेनियम दे रखा है, यहाँ पर वेनेडियम दे रखा है आपको, मैंगनीज दे रखा है, यहाँ पर आयरन दे रखा है, यहाँ पर निकल दे रखा है भाई, यहाँ पर कॉपर दे रखा है और क्या दे रखा है? जिंक। तो कलर देने के लिए मैं आपको बता दूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस बच्चे, उन्हीं से हमें पता चल जाएगा। कोई पक्का ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें अनपेयर्ड, सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या कोई ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसमें पक्का ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं? पेयर्ड होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, चेक करते हैं। चलो पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन में है शुरू में स्कैंडियम 3+ दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में। अब आप देखो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D14S2, आगे होता है आर्गन। अब 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और वो आर्गन बन गया। आर्गन में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया भाई, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि
यहाँ पर स्कैंडियम 3+ एक ऐसा है ना जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो तो कलर दे ही नहीं सकता ना, ठीक है। इसके सेकंड पे आते हैं, सेकंड में फिर आपको स्कैंडियम 3+ दिख रहा होगा, देखो चेक करो, तो ये भी ऑप्शन कट गया है। थर्ड पे आते हैं, वेनेडियम दे रखा है भाई, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 2+, और क्या दे रखा है आपको, Fe3+। अब वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। वेनेडियम कौन से नंबर पे आता है, 23वें नंबर पे। तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 4s2। अब यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन में बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन में कोई अनपेयर्ड रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा अनपेयर्ड, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वेनेडियम 3+ में अनपेयर्ड है, तो 2+ में तो पक्का ही होंगे, देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2 यहाँ पर। अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। अरे भाई साहब, इसमें तो ना 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, जो अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमें ऐसा लग रहा है कि जिसमें ना सभी एग्जाम्पल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे सी। डी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रेट कांस्टेंट के फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज, आपको के दे रखा है बच्चे, यहाँ पर के कितना है, 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। ऑर्डर बताने आपको। अब देखो, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है बच्चे, यूनिट, उनसे ना ऑर्डर पता चलता है। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको साइड में दिख भी रहा होगा क्या है क्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिट आपको निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूनिट निकालने का सीधा तरीका बता देता हूँ मैं। यहाँ पर होता है आपके पास कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हो, जैसे 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 एग्जांपल शुरू ऑप्शन ही रख के देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर निकालो, जीरो, तो एन की जगह ना जीरो पुट करो। एन की जगह बच्चे आप जब जीरो पुट करोगे तो यूनिट आ जाएगी क्या, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ऊपर है ना सर, ऊपर तो पर मोल दे रखा है, ये मोल पर लीटर है, ये लीटर पर मोल है। तो इसका मतलब जीरो वाला ऑप्शन तो कट गया यहाँ से। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, एन की जगह ना 1 पुट करो, 1 - 1 0, तो किसी की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर यूनिट आ गई टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की। तो बी ऑप्शन भी कट गया सर यहाँ से। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर पुट करो, यहाँ पर एन की जगह ना, यहाँ था ना, सॉरी यहाँ पर एन था भाई, मैंने मिटा दिया। एन की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मोल पर लीटर की पावर, यहाँ 2 पुट करोगे तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, टाइम इनवर्स। अब बताओ, ये -1 को प्लस कर दे और यहाँ -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मोल लीटर टाइम इनवर्स। बोलिए ये यही है नहीं है, देखो पर मोल लीटर लीटर टाइम सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑर्डर को। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ का सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ पर। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। कहाँ प्रोसीड करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH कैप M HCOOH एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मतलब तो यहाँ नोट लिख देते हैं, इज 400। मैं इस यूनिट नहीं लिख रहा भाई, मैं सीधा लिख रहा हूँ 400। यूजिंग द ग्राफ एंड गिवन इंफॉर्मेशन, आपको हमें कैप एम नोट निकालना है HCOONA का, इसका हमें पता करना है। यहाँ पर ये कौन से लो का है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कोहलरोस लो का ये न्यूमेरिकल हमारे पास है बच्चे यहाँ पर। चलिए फिर ग्राफ से देख लेते हैं हम लोग कैसे होंगे। अब यदि आप ग्राफ से देख पा रहे हैं बच्चे, ये HCl है, क्या है HCl, ये ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पर आकर मिल रहा है, इस पॉइंट पे आकर मिल रहा है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट है। तो इसका मतलब कैप एम नोट, यहाँ पर जो HCl है वो कितना आ गया, देखो ये कितना है, 425, 425 आ गया है, ठीक है। अब NaCl का दे रखा, देखो नीचे वाली लाइन पे NaCl का कहाँ मैच हो रहा है, 150 तक। देखो ना इस साइड में देखो ना, कैप एम दे रखा है, यहाँ पर देखो कैप लिख रखे है ना। तो कैप एम नोट यहाँ पर NaCl का कितना दे दिया हमें, 150 दे दिया है। हमें कैलकुलेट किसका करना है बच्चे, यहाँ पर HCOONA का, ठीक है ना। तो अब ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, हमें आंसर निकालने की जरूरत है बस। अब देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड। इन तीनों इक्वेशन में से क्या आप ये पता कर सकते हो कि HCONA कैसे बनेगा। हाँ जी भाई, HCOONA कैसे बन सकता है, तो मैं आपको बताऊं। यदि मैं देखो ये जो HCOOH है ना, HCOOH है, इसके अंदर मैं NaCl जोड़ दूं, देखो NaCl, देखो मेरे को ये चीजें चाहिए ना, ये देखो, ये तो इतना पार्ट तो यहाँ से आ गया,
देखो ये वाला इतना पार्ट Na मेरे को मिल गया यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को ना HCl यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया, HCONA के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, HCONA बनाएंगे यहाँ पर। H और Cl माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तो HCl को यहाँ पर है ये, तो माइनस में कर दो यहाँ पर HCl। ठीक है, तो देखो ऐसे करते हैं, Cl से Cl कट गया सर, H से H कट गया सर, और इसके साथ लग गया Na। वेरी गुड सर, यही आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब इनके जो वैल्यू है ना बच्चे, उनके साथ आपको ये करना पड़ेगा। HCOH की वैल्यू कितनी देर की, 400, तो 400 आ गया। NaCl की वैल्यू कितनी देर की बच्चे, 150, तो 150 आ गया। HCl की वैल्यू कितनी देर की बच्चे, 425, तो माइनस का 425 आ गया। तो 550 माइनस 425, यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 125 आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा, 125। तो है कोई 125 ऑप्शन में? हाँ जी भाई, तो फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा, डी। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। सिक्स्थ पे चलते हैं बच्चे, कहाँ चलते हैं, सिक्स्थ पे। प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड आपको बनाना आना चाहिए, CH3CH2 CONH2। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, अमाइड मतलब CONH2 बॉन्ड होना चाहिए उसके अंदर। विद ब्रोमीन, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, NaOH में। किसमें, NaOH में। ठीक है, किसमें, NaOH में। तो बोले ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ये हमारे पास, होफमैन। इसमें क्या करना होता है आपको, ये जो CO होता है ना, ये उड़ा देना है आपको। जब भी Br2 बेस के साथ प्रेजेंट हो, Br2 बेस के साथ, और यहाँ पर अमाइड हो, प्राइमरी अमाइड, तो यहाँ पर जो CO है ना उसको उड़ा देना है। तो उड़ाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CH2NH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चे, इथेनामीन। क्या नाम है इसका, इथेनामीन। तो इसका मतलब सिक्स्थ का को क्या आंसर आएगा, बी। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, सिक्स्थ का बी आंसर आ जाएगा। हम टिक कर देते हैं। चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। हम कौन, सेवंथ पे। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लाइक SCN है। देखो SCN, एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन बच्चे ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ना ये सिर्फ एक ही साइड से डोनेट करेंगे, सिर्फ एक ही साइड से क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। जैसे पेंसिल है बच्चे, पेंसिल ये दोनों साइड से छिली हुई है, लिख तो दोनों साइड से सकते हो ना, लेकिन एक टाइम पे तो एक साइड से लिख सकते हो ना। तो ये या तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एक टाइम पे, या यहां से, इसलिए इनको मोनोडेंटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का दूसरा नाम होता है यूनिडेंटेट। क्या आता है, यूनिडेंटेट। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ए। तो चलिए भाई एट्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है। तो पता है बच्चे क्या करो, सब में से ना H हटा दो, यहाँ से भी H हटा दो पहले, यहाँ से भी H हटा दो, यहाँ से भी H हटा दो, यहाँ से भी H हटा दो। तो हटाएं, तो पहले में से H हटेगी तो बनेगा ये O नेगेटिव, ये बनेगा। दूसरे में से H हटाएंगे तो बनेगा हमारे पास रिंग रहेगी एज इट इज CHO नेगेटिव, यहाँ पर रिंग आ जाएगी एज इट इज। तीसरे में से H हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा CH2O पे नेगेटिव। देखो H हटने के बाद O पे नेगेटिव आ जाएगा ना। चौथे में आ जाएगा हमारे पास बेंजीन और O पे आ जाएगा नेगेटिव। अब इनमें से जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, वही ज्यादा एसिडिक है। अब बोलो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण स्टेबल हो गया है, रेजोनेंस के कारण क्या हो गया है बच्चे, ये स्टेबल हो गया है। बट यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तीनों स्टेबल नहीं है। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, इसका डी आंसर आ जाएगा। चलिए नाइन्थ पे प्रोसीड करते हैं। IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइलमीन। मिथाइलमीन होती है बच्चे CH3NH2, दिस इज मिथाइलमीन। रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, ये 2 मोल इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है। CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, तो पता क्या करना है आपको, यहाँ से एक H इस क्लोरीन के साथ चली जाएगी, दूसरी H इस क्लोरीन के साथ चली जाएगी। तो ये जो दोनों इथाइल ग्रुप है ना बच्चे, ये नाइट्रोजन पे आकर लग जाएंगे। तो नाइट्रोजन पे लगेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3N CH2 CH3, एक ये लग गया, और इस पे आ गया CH2 CH3, ये आंसर आ गया। अब इसका IUPAC नाम लिखना है आपको। अब इसमें ना लंबी चेन सिलेक्ट कर रहा हो, तो मैंने लंबी चेन सिलेक्ट कर ली है, ये नाइट्रोजन समेत। अब देखो N पे मिथाइल लगा हुआ है और N पे इथाइल लगा, तो E को पहले लिखा जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा इसका नाम, N इथाइल। देखो N इथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल,
और इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 2 तो इथेन, और इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चे, अमीन, इथेन अमीन। ये नाम देख लो भाई किसके अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो किसके अंदर है, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल एन मिथाइल, तो डी आंसर आ जाएगा बच्चे, क्या आंसर आ जाएगा, डी। तो चलिए 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। क्या हमारे पास, द स्लोप ऑफ द लाइन सोन इन द ग्राफ इज इक्वल टू, पहले देखो ये भाई ये कौन सी इक्वेशन है, ये ना फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय आर, मतलब किसी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो, ठीक है बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ से यदि मैं log ऑफ आर नोट बाय आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, के इंटू में टी डिवाइड बाई 2.303, इसके इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब इसको यदि मैं स्ट्रेट लाइन से डिनोट करूँ, इसको यदि मैं y मान लूँ, y इज इक्वल्स टू, तो ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या हो जाएगा बच्चे, m, और ये जो t है ये क्या हो जाएगा, x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन बन रही नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो m है, ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, k बाई 2.303 आ गई यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, फटैक से आप आंसर दे देंगे। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास, द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज, पहले इसका नाम लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा हमें इस पेज पे, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, 3 क्लोराइड, इसका नाम देखना बस हमें। चलो फिर देखो पहले तो इसका बना कर देखते हैं इसका फॉर्मूला। टेट्रामीन मतलब NH3 होने चाहिए 4, ठीक है, खुद कैसे बनाएंगे ये भी सोचना पड़ेगा। एक्वा मतलब अकेला पानी बैठा है, क्लोरिडो मतलब अकेला क्लोरीन बैठा है, क्लोरिडो है डाई क्लोरिडो है, क्लोरिडो है भाई। कोबाल्ट मतलब यहाँ पर जो मेटल है वो कोबाल्ट है, ब्रैकेट मतलब कर देंगे बंद, बाहर आ जाएगा क्लोरीन। अब बाहर कितने क्लोरीन आएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, इसी में बच्चे मार खाते हैं कि बाहर कितने क्लोरीन आएंगे। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकलना चाहिए, 3। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ से -1 है, यहाँ से -1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +2, लेकिन 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा हमें बाहर, क्या, ताकि यहाँ से -2 आ जाए, -1 यहाँ से, तो +3 यहाँ से आ जाए। तो ये जिसके अंदर है ना वही आंसर आ जाएगा। तो देखो बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, पहले तो ना बाहर वाले पकड़ो, इसमें से एक आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें ना डाई अमीन है देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ए, क्या आंसर आ जाएगा इसका ए 11th का। चलें 12th पे चलते हैं बच्चे, कौन से क्वेश्चन पे, 12th पे। लेट्स प्रोसीड टू 12th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं 12th क्वेश्चन वाले, देख लेते हैं एक बार हमारे पास क्या कह रहे हैं। टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, जो टोलुइन है बेंजल्डिहाइड को में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ, मतलब आपके पास बच्चे टोलुइन दे रखा है और उसको आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, पहले तो ये देखो ये नेमिंग रिएक्शन है, और ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है यदि पता चल गया तो आपका काम हो जाएगा भाई, यहाँ से आपका बच्चे काम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन है बच्चे, ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी है, इटार्ड, जो हमने CBSE का सैंपल पेपर सोल्व किया था उसमें भी आई हुई थी। इटार्ड रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और CH2 के अंदर ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, और लास्ट में करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएजेंट जिसके अंदर वही आंसर है बस, पहला तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, तीसरा आंसर आ जाएगा भाई इसका 12वें का क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, सी। चलिए बच्चे 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 13th क्वेश्चन पे। वही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, आपको देखना है असर्शन सही है नहीं है, रीजन सही है नहीं है, यदि सही है तो एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं कर रहा है। चलो, डाई इथाइल ईथर हैज डाइपोल मोमेंट, देखो डाई इथाइल ईथर बनाओ, डाई इथाइल ईथर होता है बच्चे CH2CH3। अब बोलो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन एंगल अपोजिट थोड़ी ना है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसका मतलब इनका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक। डाई इथाइल ईथर इज एन लीनियर मोलिक्यूल, ये क्या हुआ भाई, लीनियर तो नहीं होते भाई ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन पे ना 2 लोन पेयर होते हैं बच्चे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर ना इन बॉन्ड को ना रिपेल करते हैं। तो डाई इथाइल ईथर ना ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे पानी की स्ट्रक्चर होती है ना बच्चे, जैसे पानी की। इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग। तो देखिए भाई असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे सी, 13वें का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ पर,
चलिए फिर प्रोसीड करते हैं बच्चे 14th पे। ग्लोबुलर प्रोटीन आर सोल्यूबल इन वाटर। ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होते हैं। एसर्शन बिल्कुल सही है भाई, इसका एसर्शन क्या है, सही है। कैराटीन इज फाइब्रस प्रोटीन, जो कैराटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है, मतलब कैराटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होता, बिल्कुल ये भी सही है भाई। कैराटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होता, जैसे स्किन वगैरह है ना हमारी, इसके अंदर नेल्स वगैरह है, ये इनके अंदर क्या होता है, कैराटीन होता है, ठीक है। तो ये इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, बिल्कुल। मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन बच्चे इस बात को मेरे को ध्यान से सुने आप लोग। अब कैराटीन फाइब्रस प्रोटीन है तो इस बात ये इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो जो एक्सप्लेन नहीं करता उसके अंदर आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 14th का बी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए फिर 15th पे चलते हैं बच्चे। 15th क्या कह रहा है हमारे पास, लेट अस प्रोसीड टू 15th। तो 15 देखिए भाई क्या कह रहा है, कॉपर 2+ इज पैरामैग्नेटिक। पहले तो कॉपर की ही बात कर लेते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, ठीक। यदि मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं तो बनेगा कॉपर 2+। कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d9, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना यहाँ से तो d9 बच जाएगा। और कॉपर +1 में होते हैं हमारे पास 3d10। अब डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा बच्चे, डायामैग्नेटिक होगा हमारे पास। तो एसर्शन अब देखो क्या बोल रहे हैं, कॉपर 2 इज पैरामैग्नेटिक, कॉपर प्लस इज डायामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। एसर्शन इनका 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉपर 2+ हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो भाई 9 इलेक्ट्रॉन है ना कॉपर 2+ के अंदर, तो 9 इलेक्ट्रॉन डालने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी भाई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बात तो सही बंदे बोल रहे हैं। कॉपर प्लस डज नॉट, कॉपर प्लस के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाँ जी बिल्कुल समझ गए। इसका मतलब यहाँ पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बताओ रीजन एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है भाई, रीजन यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। तो 15th का आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर ए। क्या आंसर आ जाएगा, 16th पे आते हैं बच्चे। 16th पे एसर्शन दे रखा, इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। इथाइल अमीन होती है CH3CH2NH2। बोले इस पे लोन पेयर है नहीं है, और ये डोनेट कर सकता है नहीं करता है, हाँ जी बिल्कुल। और एनिलीन होती है बेंजीन के ऊपर लगा दो आप NH2 लोन पेयर। अब बताओ ये जल्दी लोन पेयर दे गया, ये जल्दी लोन पेयर देगी, क्योंकि इसके तो लोन पेयर रेजोनेंस में खेलने गए, हाँ जी भाई खेलने गए या नहीं गए रेजोनेंस में, लेकिन इसके लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रही। इसका मतलब इथाइल अमीन ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। इसका मतलब यहाँ पर जो एसर्शन है बच्चे वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो जो बेस होते हैं उनकी वैल्यू होती है KB की वैल्यू, जितना ज्यादा KB होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इसकी KB की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन उल्टा होता है बच्चे, यदि KB ज्यादा है तो PKB कम होता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठा लीजिए, यदि KB ज्यादा है तो PKB कम होता है। इसी तरह से एसिड के लिए यदि Ka ज्यादा है तो PKA कम होता है। क्लियर है कहानी यहां पर। अब बताओ स्ट्रॉन्ग बेस का KB ज्यादा होता है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का KB कम होता है, PKB कम होता है, और KB क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का ज्यादा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए KB होता है ज्यादा और PKB होता है कम, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन आया निकल कर, इथाइलमीन, तो इथाइलमीन का PKB कम होना चाहिए, और इन्होंने क्या लिख रखा है रीजन में, चलें, PKB ऑफ इथाइल अमीन इज हायर देन दैट ऑफ एनिलीन। ना 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 ना, तो इसका मतलब एसर्शन है सही, रीजन है रॉन्ग, और आंसर आएगा बच्चे सी। क्या आंसर आएगा, सी। तो चलिए बच्चे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं, 17वें क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन गिवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो P की कंसंट्रेशन वो चेंज हो रही है 0.10 30 10 20, Q की कंसंट्रेशन है 10 30 30 40, ये रेट दे रखा है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इतनी होगी और इसकी कंसंट्रेशन इतनी, तो उस टाइम रिएक्शन का रेट होगा ये, उस टाइम रिएक्शन का रेट होगा ये, उस टाइम रिएक्शन का रेट होगा ये, उस टाइम रिएक्शन का रेट होगा ये। क्लियर है कहानी यहाँ पर।
अब क्या कहते हैं, डिटरमाइन द रेट लॉ, मतलब आपको ऑर्डर निकालना है भाई पी और क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं सीधा करवा रहा हूँ आपको, देखो देखो देखो, यदि आप बच्चे क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहते हो तो वो दो एक्सपेरिमेंट चूज करो जहां पर पी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो बच्चे, क्या हो, कांस्टेंट। तो चूज करो पी की कांस्टेंट कहां पर है, फर्स्ट और थर्ड में। देखो फर्स्ट और थर्ड में पी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे यदि आप क्यू के कारण ये पता करना चाहते हो रेट में क्या फर्क आ रहा है तो उस टाइम पी की कंसंट्रेशन हमें कांस्टेंट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये तो आप सही बोल रहे हो। अब देखो क्यू की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, शुरू में थी क्यू की कंसंट्रेशन 0.10, अब क्यू की कंसंट्रेशन हो गई है 0.30। जो वैल्यू आप पी की कैलकुलेट करोगे, देखो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट लिया है ना हमने पी का, फर्स्ट और थर्ड, तो क्यू में भी फर्स्ट और थर्ड ही लेना है आपको, क्लियर है। अच्छा ये कितने गुना हो रहा है भाई, यहाँ पर 3 गुना रेट, कंसंट्रेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, 3 गुना रेट बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही क्यू की। देखो 0.10 से 0.30 हो गई, क्या रेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, सोचो सोचो। नहीं सर, यहाँ पर भी 3.0 10 की पावर -4, यहाँ पर भी 3 गुना 10 की पावर -4। इसका मतलब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्यू के चेंज होने से, चेंज होने से रेट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो बताइए क्यू के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो जीरो आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, यस और नो, यस और नो बेटा आपको बताना पड़ेगा भाई, यस और नो में आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर, यस और नो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए सर, ये तो बात आपकी पल्ले पड़ गई सर हमारे। चलो फिर अब निकाल रहे हैं बच्चे पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। तो हमें कौन सी एक्सपेरिमेंट चूज करने पड़ेंगे जहां पर अब क्यू की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बच्चे, ठीक है। तो देखो भाई क्यू की कंसंट्रेशन कहाँ कांस्टेंट रह रही है, सेकंड और थर्ड में। देखो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट चूज कर लिया, थर्ड। तो बोलो इसकी कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.30 से 0.10 पे आ गई है, तो कितनी हो गई है, 1/3 हो गई या नहीं हो गई कंसंट्रेशन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ भाई मैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया उसके लिए भाई सॉरी है, इनकन्वीनियंस के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पर आओ, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है, देखो कांस्टेंट, बट पी की वैल्यू तो 0.30 से 0.10 पे आ गई, 0.30 से 0.10 पे, तो कितना हो गया 1/3। अब रेट पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों में चूज कर रहे हैं, देखो इसमें और इसमें, सेकंड और थर्ड में रेट पे। सर 10 की पावर -4 से तो 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया, 9/3, 9/3 सर मतलब देखो 0.30/10, 9/3, तो सर ये भी 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये भी 3। सोचो ना, यहाँ पर 1/3 हो रहा है ये वाला आंसर, तो ये भी तो देखो 9 का, 9 को देखो मैं 9 को यदि मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 3 आएगा ना। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 1/3 चेंज हो रहा है और रेट में भी 1/3 चेंज हो रहा है। देखो रेट भी तीसरे हिस्से का हो गया, देखो इसके तीसरे हिस्से का 3 होता नहीं होता, 9 के तीसरे हिस्से का 3 होता नहीं होता, 0.30 के तीसरे हिस्से का 10 होता नहीं होता। इसका मतलब यदि मैं 2 गुना हो रहा हूँ रेट भी 2 गुना, यदि मैं 3 गुना तो रेट भी 3 गुना, मैं 4 गुना तो रेट भी 4 गुना, इसका मतलब ऑर्डर 1 होता है। क्या होता है, इसका मतलब ऑर्डर 1। तो पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर 1, तो रेट लो लिख दें, हाँ जी सर, आर इज इक्वल टू के, पी के रिस्पेक्ट में आ गया 1, क्यू के रिस्पेक्ट में आ गया 0, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का आ गया 1, क्या आ गया है 1, क्लियर है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, 18th पे, कहाँ आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, किससे रिएक्शन करती है, ब्रोमीन वाटर से। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमें, यहाँ पर आ जाएगा CHO बच्चे, यहाँ पर आता है CHOH, ये 4 बार आएगा यहाँ पर, और लास्ट में आ जाएगा बच्चे CH2OH। ये रिएक्शन करेगी किससे, ब्रोमीन वाटर से, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, देखो ब्रोमीन वाटर ना CHO को ऑक्सीडाइज कर देता है, यहाँ पर COOH बना देगा बस, बाकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा। इसको जाना जाता है ग्लूकोनिक एसिड के नाम से, ग्लूकोनिक एसिड। आंसर आ गया भाई, फर्स्ट हो गया, 18 सेकंड। आइडेंटिफाई द ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, फिर आ जाती है भाई ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं,
बट फाइब्रस प्रोटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होते। तो जो एल्ब्यूमिन होता है बच्चे, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, ये पानी में सोल्यूबल होता है। और जो मायोसिन होता है मसल्स के अंदर होता है भाई, हमारी जो मसल्स होती है ना उनमें होता है, ये होता है फाइब्रस प्रोटीन, वाटर इनसोल्यूबल। तो चलिए बच्चे 19वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे 19th क्वेश्चन पे सोल्व करते करते। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन इन क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन बच्चे, क्लोरोबेंजीन, और इसके ऑर्थो पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। जनरली जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो कैसे खींचता है वो मैं आपको बता दूं, कैसा ग्रुप होता है ये, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहाँ पर करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ड्रॉ, ठीक है। N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, NO2 ऐसे ओपन होता है, यहाँ पर क्लोरीन पे होता है लोन पेयर। देखो क्लोरीन का लोन पेयर जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ पर बच्चे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड देन N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O यहाँ पर, ठीक है बच्चे। ये अब यहाँ जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा बच्चे, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ अब की बार कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। या इसको ना कॉर्नर पे रखते हैं अब की बार, कॉर्नर पे, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा नेगेटिव, देन N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, यहाँ पर है Cl पे पॉजिटिव चार्ज, अभी नेगेटिव जाएगा सिंगल पे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, देन यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डेटिव बॉन्ड O, क्या जाएगा डेटिव बॉन्ड O। तो इस तरह से क्या ग्रुप लगेगा हमारे पास, NO2 ग्रुप लगेगा। दूसरी बात वही है, अब NO2 ने क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, तो यदि आप इसमें कोई ग्रुप अटैच करना चाहोगे तो वो प्रोबेबली कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे। एक इफेक्ट इसका ये भी जनरेट होगा, क्योंकि ऑर्थो पे तो ये खुद लगा हुआ है। मान लीजिए आप इसकी Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या अब की बार क्लोरीन के लगने के चांसेस कहाँ बढ़ जाएंगे, पैरा पोजीशन पे, और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे मतलब, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा हमारे पास, ठीक है। चलिए 19th के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। आपको 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं लेने हैं और ये कन्वर्जन आपको सोल्व करना है, ठीक है। लेट अस सॉल्व, चलिए वही कर लेते हैं। एनिलीन, आपको क्या दे रखी है बच्चे, एनिलीन। यहाँ आ गए भाई हम यहाँ पर, यदि आपको नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हमारे पास लगभग आधा पेपर सोल्व हो गया है। एनिलीन से बनाना है हमें क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करें हम 19th का और वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो भाई पहले ना इसका डाइजोनियम सोल्ट बना दीजिए बच्चे। डाइजोनियम सोल्ट के लिए आपको NaNO2HCl डालना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा डाइजोनियम सोल्ट, दैट इज बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ से सेंडमेयर रिएक्शन करवाइए CuCl HCl के साथ, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्लोरोबेंजीन सिर्फ 2 ही स्टेप में प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका अगला पार्ट चलते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास अगला पार्ट, 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन लेनी भाई, CH3 CH 2 पे ब्रोमो है, यहाँ पर किस पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 1 पे ब्रोमो। अब देखो किनारे पे ब्रोमीन लगाना है तो एंटी मार्कोनी रूल लगाएगा, पहले इसमें डबल बॉन्ड बना लो आप, डबल बॉन्ड। तो क्या कर दोगे इसके अंदर बच्चे, एल्कोहलिक KOH डाल दोगे। डबल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्कोहलिक KOH बनाता है। तो देखो ये Br निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगी, तो क्या आ जाएगा आंसर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब HBr दोबारा डालोगे बट पर ऑक्साइड के साथ डालोगे बच्चे, किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ, तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा और अब की बार जो Br है इस कार्बन पे लग जाएगा, हैंस ये कन्वर्जन हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए 20th क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 20वें क्वेश्चन पे आ गए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन आयन इन द फ्लोइंग कम्प्लेक्स आयन एंड प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या दे रखा है हमें, FeH2O6 2 पॉजिटिव, ये दे रखा है। अब देखो आयरन पे यहाँ पर +2 चार्ज है बच्चे, कौन सा चार्ज है यहाँ पर, आयरन पे +2 चार्ज है। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बच गया है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन।
अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिगेंड है वो है वोटर बच्चे। कौन है? वोटर। वोटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए हैं? 4। क्लियर है? 4। और क्या पूछ रहे इन्होंने? इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा। बोहर मैग्नेटोन भी निकाल सकते हो आप। 4 इंटू में 4 प्लस 2, ठीक है। एन इंटू में एन प्लस 2 का फॉर्मूला नहीं होता है, 4 और 2 6 चौका 24 का रूट आ जाएगा इसकी बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ये पहले जो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं T2g ऑर्बिटल, और ये कौन से होते हैं? Eg ऑर्बिटल। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? T2g में है 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में है 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगले पे चलते हैं 20 में के बी पार्ट पे। ठीक, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम हमें बताना है बच्चे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्लोरीन है C है और ये इथेन डायमीन है E होता है। तो C पहले आती तो नाम आ जाएगा इसका डाई क्लोरिडो। और देखो ना इथेन 1 2 डायमीन 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए ना 20 वर्ड यूज करते हैं। 20 ब्रैकेट में इथेन 1 2 डाई अमीन। ठीक है ना, आ गया। कोबाल्ट अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर -1 -2 तो +3 आ गया है, +3। और बाहर कौन है? यहाँ पर नाइट्रेट, तो पीछे से क्या आ जाएगा बच्चे? नाइट्रेट। और इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। चलिए बेटे 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्यूशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी आर डाइल्यूटेड। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, दोनों को क्या किया गया? डाइल्यूट, मतलब पानी मिलाया गया दोनों के अंदर, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। द कैप एम ऑफ बी इंक्रीज इन 1.5 टाइम्स। इसकी जो कैप एम है ना ये सिर्फ 1.5 गुना बढ़ी, मतलब इतनी बढ़ी बस। और ए इंक्रीज 25 टाइम, जो ए की कैप एम है वो 25 गुना बढ़ गई है। कितने गुना बढ़ गई भाई? 25 गुना। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको ये बताना है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी। अब बताओ, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्वेश्चन कोहलरास लॉ में। यदि वो आपने उसका ग्राफ पढ़ा है तो मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। यहाँ पर कंसंट्रेशन का रूट होता था, यहाँ पर होती थी कैप एम। इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते थे उनके लिए ना एकदम ग्राफ बढ़ता था, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते थे उनके लिए धीरे धीरे ग्राफ इंक्रीज होता था। ये किसके लिए तो होता था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और एक लिए किसके लिए होता था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पानी मिलाने पर एकदम बढ़ जाएगी और इसकी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बताओ एकदम किसकी बढ़ी है? एक ही बढ़ी है ना, वो 25 गुना हो गई है। तो इसका मतलब जो एक है ए है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और बी है बच्चे वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हमने ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए बच्चे 22वें के ए पार्ट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 22वें के ए पार्ट पे। लेट अस सी। C14 कंटेंट ऑफ एन एनिशिएंट पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्रीज। कहते हैं कि कोई एक पेड़ है ना, उसके अंदर कार्बन 40 की अमाउंट यहाँ पर चेक हो रही है, और वो कितनी बच गई है? 3/10, मतलब 3/10वां हिस्सा बच गई है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/10वां हिस्सा बच गई है वो। अब किसी टाइम के बाद पूछ रहे हैं, ऐसा है। हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड? कितना ये पीस है ना लकड़ी का ये पुराना है, तो हमें टाइम निकालना है। ये भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टी का एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं आपको बता दूं, 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ है इसकी 5730 साल, मतलब जो इस कार्बन 14 है इसकी हाफ लाइफ टाइम दे रखा है। तो T1/2 किसके इक्वल होता है भाई? यहाँ पर 0.693 डिवाइड बाई के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.693 डिवाइड बाई T1/2। T1/2 कितना दे रखा है? 5730 साल, तो 5730 साल ये आ गया के की वैल्यू। अब इसमें टाइम निकाल सकते हैं हम। देखिए 2.303 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब के की वैल्यू ये पुट कर दो, 0.693 डिवाइड बाई 5730, तो 5730 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोट। अब बची कितनी है? पुरानी की 3/10। कितनी बची है? पुरानी की 3/10। तो ए नोट की 3/10 बची है। तो ए नोट से ए नोट क्या हो गया? कैंसल। तो चलिए भाई सोल्व करना पड़ेगा अब हम आगे थोड़ा सा।
2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू 5730 log ऑफ 10 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, log 10 बाई 3। तो चलो 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू में 5730, इसको खोल दो, log m बाई n का फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो सोल्व करो 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू में 5730, log 10 की वैल्यू 1, log 3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है शायद, देखो ये दे रखी, log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.4771। ठीक है, तो 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू में 5730 इंटू में घटाने के बाद आ जाएगा 0.5229। अरे भाई थोड़ी सी शर्म कर लो बेटा, ये नहीं बोल सकते कि सर आगे तो सोल्व कर लेंगे। भाई जब आप सोल्व कर लोगे तो इसके सोल्व करने के बाद आएगा 9957 साल पुराना है वो पेड़ का टुकड़ा जो हमें मिला है। कितने साल पुराना है? 9957 साल पुराना है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई देख लो आप एक बार 22 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, 22 का सेकंड पार्ट। तो चलो 22 के बी पार्ट पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और के की वैल्यू दे रखी है जीरो ऑर्डर के लिए 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 पर मोल पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2? प्रोडक्शन ऑफ H2 का रेट हमें बताना है। ठीक है, तो बताओ अमोनिया का डिकम्पोजिशन, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, अमोनिया कैसे टूटती है। तो NH3 गोज टू N2 प्लस में 3H2, यदि मैं बैलेंस कर लूँ तो इसको 2NH3, ये बैलेंस हो गई है। देखिए क्या हो गई है हमारे पास, बैलेंस हो गई है। क्लियर है कहानी यहाँ पर। अब जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता होना चाहिए R इक्वल टू होता है K A की पावर 0, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता तो A की पावर 0 आ जाएगा। तो R इक्वल टू आ जाएगा K के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा? K के इक्वल। लेकिन यहाँ पर देखो जो K की वैल्यू दे रखी है बच्चे, यहाँ पर ये पर मोल दे रखी है। क्या दे रखी है? पर मोल। मतलब अमोनिया का जब 1 मोल डिकम्पोज होगा तो उसके लिए K की वैल्यू इतनी है। लेकिन यहाँ पर तो अमोनिया के कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं हमारे पास? 2। ठीक है बच्चे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके इक्वल आ गया? K के इक्वल। अब आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसके लिए। देखो हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में कि DNH3 बाई DT 1/2 यहाँ आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू DN2 बाई DT के इक्वल इज इक्वल टू प्लस 1/3 DH2 बाई DT के इक्वल। बोलिए आएगा नहीं आएगा? अब देखो ये तीनों चीजें किसके इक्वल होती थी? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती थी। ठीक है, अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्वल है यहाँ पर और K की वैल्यू हमें दे रखी है ये, तो R की जगह मैं K पुट कर दूं। देखो R की जगह मैं K पुट कर दूं और K की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, तो कितनी आ गई वैल्यू? 2.5 इंटू में 10 की पावर -4। अब ये इसके इक्वल है या नहीं है? 1/3 DH2 बाई DT के इक्वल। अब ये कहाँ से आया है? तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर वीडियो में सर्च कर सकते हैं जहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना समझाया कैसे लिखा जाता है। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? देखो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, कि H2 के बनने का रेट क्या हो। तो H2 के बनने का रेट, इसका मतलब ये वैल्यू निकालनी जो मैंने सर्कल करी है। तो DH2 बाई DT किसके इक्वल आ जाएगा? 3 को उधर ले जाओ, तो 3 इंटू में 2.5 इंटू में 10 की पावर -4, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 एक साथ 7.5 इंटू में 10 की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? हो गया है। तो चलिए भाई 23rd क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड का आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। फिनॉल, फिनॉल होती है हमारे पास, बेंजीन पे लगा दीजिए OH। ठीक, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि जो फिनॉल होती है ना, फिनॉल OH, इसके यहाँ भी NO2 लगा दो, यहाँ पर भी NO2 लगा दो, यहाँ पर भी NO2 लगा दो, ये पिक्रिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? ये जो ये है हमारे पास क्या है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या जाएगा? CHO। बच्चे क्या जाएगा? CHO। ये सैलिसिलिक एसिड है। पहले तो इनमें से ये चेक करो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा, एक बार तो आपको ये चेक करनी पड़ेगी। तो
इसको मैं रिलीज कर दूं तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एसिड पता करने के लिए क्या करना होता है, H को हटा देना होता है। यहाँ से भी H को हटा दीजिए बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव। यहाँ से भी H को हटा दीजिए बच्चे, तो आ जाएगा यहाँ पर O पे नेगेटिव, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2। यहाँ से भी H को हटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा रिंग रहेगी एज इट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इनमें से एक बार ये पता करो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। जहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो यहाँ का नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इस पे 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो इसको स्टेबल बना रहे हैं। तो पिक्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, पिक्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब देखो ये ग्रुप तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन CHO ग्रुप का रोल समझो। CHO ने इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो इसका मतलब सैलिसिलिक एसिड उससे कम स्टेबल, वो है कम एसिडिक है। फिर आ जाएगा इन दोनों में से हमेशा बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो मतलब बेंजोइक एसिड आ गया यहाँ पर, और लास्ट में आता है फिनोल। ये आंसर है इनका बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। pKa वैल्यू बताइए आपको। अब मैं आपको समझा दूं एक बात, ये ना अपने दिमाग में बैठा लो, ये कहीं पर भी काम आएगी आपके क्वेश्चन में। यदि एसिड स्ट्रोंग है तो उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अभी अभी मैंने इसी वीडियो लेक्चर में पीछे बताया था कि Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो pKa है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है यहाँ पर? पिक्रिक। तो उसकी pKa की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम। तो पिक्रिक सबसे पीछे आ जाएगा Ka की वैल्यू में, Ka की वैल्यू में। सबसे वीक एसिड कौन है? फिनोल। तो फिनोल की pKa सबसे ज़्यादा होगी, फिनोल की pKa सबसे ज़्यादा, मतलब इस रिवर्स कर दीजिए इसको। फिनोल के बाद आ जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक के बाद आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास किसका? pKa वैल्यूज़ का। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं 23वें के बी पार्ट पे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 23वें का बी पार्ट। थोड़ा सा मैं पेजेस को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 23वें का ये बी पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक। तो 23rd का बी पार्ट एसिटल्डिहाइड है बच्चे। एसिटल्डिहाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। एसीटोन होता है CH3COCH3, ये है एसीटोन। मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन बनाना आना चाहिए आपको। मिथाइल बनाओ, फिर ब्यूटाइल कीटोन बनाओ, कीटोन C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ना ब्यूटाइल ग्रुप लगाओ, लेकिन वो टर्ट होना चाहिए, टर्सरी, मतलब एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, वैलेंसिया पूरी कर लेंगे तो ये 3 आ गए हमारे पास बंदे, ठीक है। मतलब भाई इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेगी, ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, ये तो आनी चाहिए आपको। इनमें से कौन सबसे जल्दी NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ? NH2OH के साथ इनमें से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? तो NH2O के पास होता है बच्चे लोन पेयर। क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? NH2OH के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर सबसे जल्दी अटैक कहाँ करेगा? भीड़ कम होगी। भीड़ कहाँ पर कम है? CO के पास, इसके पास। देखो इस पे सिर्फ एक CH3 लगा हुआ है, इस पे 2 CH3, और इसके पास तो भीड़ भाड़ का इलाका है। दूसरा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखना होता है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है वो देखो यहाँ पर। देखो इस पे तो मिथाइल इथाइल ग्रुप लगे हुए तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, इंडक्टिव इफेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है बस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा भी है, और स्टीरिक हिंड्रेंस जो भीड़ है वो भी कम है, तो यहाँ पर सबसे जल्दी अटैक होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका कि इथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एसीटोन, एंड एज कंपेयर टू जो ये लंबे चौड़ा जुगाड़ है इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए सी पे आते हैं, 23rd के सी पे। चलो भाई क्या कह रहा है 23rd का सी, लेट अस सी। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? लेट अस सी। तो पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। CH3CHO को खोल लो भाई, CH3CHO आ गया ये। फिर है CH3COCH3, CH3COCH3 आ गया है ये। फिर आ गया है C6H5CHO, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है, ये आ गया। चौथा आ गया C6H5, मतलब बेंजीन के ऊपर लगा है बच्चे COCH3। अब आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या डालते हैं? आयोडीन और NaOH डालते हैं, और यदि येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं
CHI3 के मतलब आइडोफॉर्म के, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं। अब आइडोफॉर्म बनाने के लिए आपको कंपलसरी होना चाहिए COCH3 ग्रुप, मतलब मिथाइल कीटो होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है बच्चे? मिथाइल कीटो। अब बताओ यहाँ पर मिथाइल कीटो है या नहीं है? देखो COCH3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो ये है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए प्रोसीड करते हैं 24th क्वेश्चन पे। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में से एक फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा आपको वो बताना है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन क्या होती है बच्चे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होती है प्रोपीन। हाइड्रोबोरेशन करनी है आपको। हाइड्रोबोरेशन के लिए हम के अंदर क्या डालते थे? B2H6 और लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेकंड स्टेप में डालते थे, फर्स्ट स्टेप में ये। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करती थी? एंटी मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन। तो यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर H, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3 CH2 CH2OH। देखो यहाँ हमने H जोड़ा है और यहाँ हमने OH जोड़ा है, देखो HOH, ये आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड, डिहाइड्रेशन ऑफ दिस ग्रुप। ये कार्बन पे है OH और इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, 1 2 3 CH3, और इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है, मतलब पानी बाहर करना है भाई। यहाँ से H3PO4 डाल रखा अब की बार, तो पानी OH यहाँ से बाहर होगा। H कहीं से भी बाहर कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, बात बराबर है। तो एक यहाँ से मैं H हटा रहा हूँ, यहाँ से 2H लिखकर ये जो H है ये इसके OH के साथ बाहर चली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH3। इस CH3 को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई C पार्ट पे हमारे पास दे रखा है बच्चे, यहाँ पर बेंजीन है हमारे पास कुछ इस तरह से, CH2 है, O है और है ये यहाँ पर फिर से बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें HI के साथ। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी है भाई, ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? ईथर की। यदि एरोमेटिक ईथर है, मतलब बेंजीन के साथ यदि ऑक्सीजन डायरेक्ट लगी हुई एरोमेटिक ईथर, तो हमेशा एक फिनोल प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ से तोड़ोगे इसको, तो ये तो बना लेगा फिनोल, मतलब इसके साथ H लग जाएगी, यहाँ से ये जो H है ये यहाँ लग जाएगी। तो एक आंसर हमेशा क्या आएगा? फिनोल। फिर लिख रहा बोल रहा हूँ मैं, यदि एरोमेटिक ईथर है, मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन लगी है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन लगी है, तो वहाँ पर फिनोल बना दो, आंखें बंद करके फिनोल बना दो, और बचे हुए ग्रुप के साथ आयोडीन लगा दो। ये लो भाई बेंजीन, CH2 तेरे साथ क्या लग गया है? आयोडीन, और इस तरह से आंसर निकाल लो। तो चलिए भाई हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 25th पे। अब हमारे पास आ गया 25वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चे देख लेते हैं। CrCl3 है हमारे पास, CrCl3.6H2O। ये 2 मोल AgCl देता है जब ये AgNO3 से रिएक्शन, जब ये AgNO3 से रिएक्शन करता है तो 2 मोल AgCl के देता है। ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको भाई। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने में सर हमें क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत पता है बच्चे क्या है? कि क्रोमियम अंदर लिख लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 3 क्लोरीन, उनमें से 1 क्लोरीन बाहर रखोगे या 2 बाहर रखोगे या 3 बाहर रखोगे, ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आप बड़े ध्यान से समझिए। देखो इसके जो बाहर वाले क्लोरीन होते हैं ये होते हैं आयनाइजेबल, मतलब ये आयंस बना लेंगे आसानी से, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। अब जो आयनाइजेबल है वही तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे ना। बच्चे सुनो ना, यदि कोई बाहर से बंदा आपके घर पे मिलने आता है तो जो घर के बाहर बैठा होगा बंदा, उसी से तो बात करेगा ना सबसे पहले, अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसी तरह से जो क्लोराइड आयन बाहर हैं उन्हीं से तो AgNO3 रिएक्शन करेगा। अब ये कितने मोल बना रहा है AgNO3 AgCl के? 2। तो इसका मतलब कितने क्लोरीन बाहर होंगे? 2। तो आंसर बन गया। ये लो भाई क्रोमियम, 2 क्लोरीन बाहर हो और 1 क्लोरीन है अंदर। अब ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है सर, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि भाई 6 और 3 9 बंदे हैं यहाँ पर, 9 बंदे, इतना भीड़ ज़्यादा है तो हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमेशा उस टाइम पे। ठीक है। तो आ गया है CrCl, तो इसका मतलब अंदर पानी कितने आ जाएंगे बच्चे? 5, और बाहर क्लोरीन आ जाएंगे 2। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का। इस तरह से 25th के बी पे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? 25th के बी पे। लेट अस सी क्या बोल रहे हैं। राइट हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव। चल दो FeCN6 3 नेगेटिव, सॉरी 6 है भाई यहाँ पर। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d64s2। यहाँ पर आयरन ना 6 में से 3 गया, 3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो Fe3+ की ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3d5 आ जाएगा। ठीक।
अब 5 इलेक्ट्रॉन डालो डी के डिब्बे के अंदर, 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब जो Cn है, Cn ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाएगा तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग करवाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो 2 हो जाएंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो ये डी 2 ऑर्बिटल ये यूज होंगे, फिर आगे आएगा s ऑर्बिटल, फिर आगे आ जाएंगे p ऑर्बिटल। तो 2 डी के, एक s का, 3 p के, क्योंकि 6 लिगेंड है ना टोटल, तो 6 डिब्बे यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp के 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, निकल गई शेप। शेप रहेगी बच्चे यदि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप रहेगी बच्चे यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, अब भी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा बच्चे, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बोहर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं आप n इंटू में n+2 के फॉर्मूले से। n की वैल्यू है जहाँ पर 1, 1+2 का रूट, 2 और 1 3, तो √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ निकाल दिया है भाई अब तो चलिए बच्चे प्रोसीड करते हैं 26 क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आपको यदि वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 0.01 मोलल एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब मोलैलिटी हमें दे दी है 0.01। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है बच्चे, हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है नहीं होता, तो आंसर आएगा हाँ, ये डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, चलो फिर फ्रीज इज एट 0.068, ये जो पानी का सोल्यूशन है ये इतने पे फ्रीज होता है, तो पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 पे। अब ये कितने पे फ्रीज हो रहा है, माइनस के 0.08 पे, तो डिफरेंस कितना आया, डेल्टा टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आया, 0.068 का आया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप दिमाग लगाते रहिए भाई यहाँ पर ये कैसे आया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमें अल्फा निकालना है बच्चे, यहाँ पर क्या निकालना है, अल्फा। के एफ हमें पानी का दे रखा है कितना, 1.86, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ, अब आपको ध्यान से समझना है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इजक्वल टू आई इंटू में के एफ इंटू में एम, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास एम। तो पहले यहाँ से वेंटो फैक्टर निकलेगा बच्चे। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.068, आई तो हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू है 1.86, मोलैलिटी कितनी देर की है, 0.01, तो 0.01, तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.068 डिवाइड बाय 1.86 इंटू में 0.01, ये आ जाएगा आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू। तो इसको भाई काटने पीटने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3.656। ठीक है भाई, इतने तो कर ही लोगे तुम लोग, आई की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा और आई का रिलेशन पता होना चाहिए, किसका, आई का और अल्फा का, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आई इक्वल टू होता है, ठीक, 1 + n-1 इंटू में अल्फा, ये आई के इक्वल होता है। आई का ये फॉर्मूला है यदि डिसोसिएशन का केस है तो। किसका केस है बच्चे, यदि डिसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा यहाँ से क्या निकल गया, अल्फा इक्वल टू आई में से उधर जाके 1 घट जाएगा, आई -1 डिवाइड बाई n-1। आई की वैल्यू है बच्चे 3.656 -1। अब सर ये n क्या जुगाड़ है, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड से पूछो n क्या है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यदि टूटेगा तो कितने आयन देगा, 3 तो क्लोरीन के और 1 एल्यूमिनियम का, तो कितने आयन देगा, ये टोटल 4, तो ये वो है, तो ये वो है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 - 1, कितना आ गया है, 4 - 1 आ गया है। ठीक है, तो एक घटाना भाई इसमें से तो आ जाएगा 2.656 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो काउंट करो, 3 0 0, 3 8 24, 2 3 8 24, तो 0.8, अच्छा 3 8 24, 3 5 15, ये आ गया है, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की, बट हमें परसेंटेज अल्फा निकालना है, परसेंटेज अल्फा क्वेश्चन में। तो 0.885 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 88.5% अल्फा का आंसर आ जाएगा। तो भाई ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चे लोग, ये फॉर्मूला I = 1 + n - 1 अल्फा यदि डिसोसिएशन का केस है तो
तो चलिए भाई 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द मोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। मतलब आपके पास क्लोरोबेंजीन है, उसकी डायरेक्ट अमोनिया से करवा दो तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल कर एनिलीन क्यों नहीं बनता, ये पूछा गया। क्यों नहीं बनता भाई, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि यहाँ पर अमोनिया होता है वो ना किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में गया हुआ है, और रेजोनेंस में जाने के कारण बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। कैसा करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसका आंसर हम सीधा सा दे सकते हैं कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं, एराइल हैलाइड्स, दे डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। पहली बात तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। दूसरा, ये बेंजीन रिंग की स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मतलब भीड़ होती है ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरा, ये जो बेंजीन रिंग होती है बच्चे हमारे पास, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर ना पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे 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 पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं। ये ना अब यहाँ पर इसको घुसने ही नहीं देंगे अमोनिया को यहाँ तक। तो इन सब रीजन के कारण एनिलीन इससे नहीं प्रिपेयर होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, 27वां। बी पे आते हैं बच्चे। कौन से पे आते हैं, 27वें के बी पे। एन इथाइल इथेनामीन, मतलब एन पे लगा हुआ है इथाइल, कार्बन CH2, फिर से CH3। इथेनामीन मतलब यहाँ पर भी 2 कार्बन है। ठीक, एन इथाइल इथेनामीन। बॉयल सेट 329.3 केल्विन, 329.3 केल्विन पे, ये तो इतने पे बॉयल होती है। ब्यूटेनामीन बॉयल सेट 350। ब्यूटेनामीन कौन सी होती है, CH3 CH2 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 NH2। यहाँ पर ये 358 50.8 केल्विन पे बॉयल होती है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका। क्यों है, देखो इसके पीछे ना 2 रीज़न है। पहला तो ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, क्योंकि इस पे तो एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। देखो एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और इसके ऊपर कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है किसमें, इसमें, एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H अवेलेबल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए सी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, सी पे। ठीक है, क्या करें सी में, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन है, एनिलीन, इसके एसाइलेशन करवानी है, मतलब CH3CO ग्रुप लगाना है इस पर। यहाँ Cl होती है साइल ग्रुप के अंदर, साइल क्लोराइड आपने सुना होगा। इसकी जो रिएक्शन है वो पीरिडीन की बेस में ही क्यों की जाती है, मतलब पीरिडीन क्यों लिया जाता है यहाँ पर। पीरिडीन में मैं बता दूं एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है इस तरह का, पीरिडीन। ठीक है ना, इस तरह का ये पीरिडीन है। मतलब पीरिडीन क्यों लिया गया है यहाँ पर, देखिए क्यों लिया गया है, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ से जो H है ये Cl के साथ बाहर निकल कर क्या बना लेती है, HCl बना लेती है, और प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर बेंजीन NHCOCH3। इसको बोला जाता है असाइलेशन ऑफ एनिलीन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, असाइलेशन ऑफ एनिलीन बोला जाता है। अब यहाँ पर पिरिडीन का क्या रोल है, वो पिरिडीन इस HCl से रिएक्शन कर लेती है। देखो इस पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये H पे अटैक कर देगा, और इस HCl को जल्दी जल्दी ये बाहर रिमूव करती रहती है। क्या करती रहती है, रिमूव करती रहती है। अब यदि इस प्रोडक्ट में HCl बाहर निकलता रहेगा तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आसानी से हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर पायरिडीन का रोल क्या है, जो बना हुआ HCl है बच्चे उसको यहाँ से बाहर कर देना, यही काम है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं 28वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख रहे हो हमें DEABCF सारे फाइंड आउट करने, यहाँ से शुरुआत करनी है हमें। तो चलें करो शुरुआत यहीं से। CH3CH CH2Br है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर है CH3, इसमें डाला है इन्होंने KOH एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इस Br को हटाइए और यहाँ डबल बॉन्ड लगा ये, तो क्या आंसर आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 आ गया। तो ये आ गया है A। अब इसमें डाला इन्होंने HBr, क्या डाला है, HBr। तो मार्कोनी रूल से Br यहाँ लग जाएगी, H यहाँ लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3C, Br यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया, और CH3 हो गया है यहाँ पर।
तो HBr डालने के बाद ये आ गया है B। क्या आ गया है बच्चे? B। और ये क्या था? A। अब सोडियम ड्राईथर डालना है इसमें। क्या डालना है? सोडियम ड्राईथर। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुड। इसकी कॉपी कर देना आप यहाँ पर, इस तरह से हो जाएगी कॉपी। इसकी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए CH3 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 आ गया ये इतना। इसकी कॉपी ऊपर की साइड कर रहा हूँ मैं, इसकी कॉपी हो जाएगी ऊपर की साइड। कार्बन CH3 CH3 देन CH3, यहाँ तक तो आ गया है। और ये जो फाइनल आंसर था ये कौन था हमारे पास? C। ये आ गया है C। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या डाल रखा है? NaOC2H5। NaOC2H5 को ओपन कर रहा हूँ मैं, CH2 CH3 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगी विलियमसन सिंथेसिस। ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और Br को चलता करेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, इसके साथ OCH2 CH3 लग जाएगा, OCH2 CH3 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं। मैग्नीशियम डाल रहा है ड्राई ईथर के साथ, मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर। अब मैग्नीशियम क्या बनाएगा यहाँ पर हमारे पास? क्या बनाएगा बच्चे यहाँ पर? मैग्नीशियम देखो ये डाल रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बनाएगा यहाँ पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH CH2 CH3। देखो ये तो एज इट इज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम फंसा देना। यहाँ पर मैग्नीशियम फंस गया, MgBr। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास D। क्या आ गया है? D। अब E बनाने के लिए इसमें पानी डाल रहा है। क्या डाल रहा है? पानी। पानी में होता है बच्चे H+। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक तो नहीं बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन होती है। और जब जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप MgBr को छोड़कर जो ग्रुप है वो H को ले लेता है, इसमें H जोड़ दो बस। तो फाइनली CH3 CH CH3, इस CH2 में H जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा CH3। आंसर आ जाएगा ये। और इस तरह से सोल्व हो जाएगा हमारे पास 28वां क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये जो पैरा इन्होंने दे रखा है विटामिन में से है, ये इस बुक में से लिया गया है बाय श्वेता शिव कुमार, अगस्त 21 2022 HT। मतलब उन्होंने ये पब्लिश किया होगा कोई पेपर, तो उसमें से ये लिया गया है। लेट अस सी क्या है। देर आर 13 विटामिन नोन टिल टुडे। अभी तक 13 विटामिन क्या पता है। 4 ऑफ विच आर फैट सोल्यूबल, ये 4 उसमें फैट सोल्यूबल हैं। रेस्ट ऑफ विच आर वाटर सोल्यूबल, वो जो बचे हुए हैं वाटर सोल्यूबल है। बचे हुए विटामिन में कौन से हो सकते हैं? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 C, विटामिन C B। लेट अस नो द हिस्ट्री ऑफ हाउ विटामिन वर डिस्कवर्ड। तो उसकी हिस्ट्री हमें देखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं इसकी हिस्ट्री में क्या पूछ रहे, फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो भी चेक करेंगे। बाय द एंड ऑफ मिड 1800 के बीच की बात है ये लगभग, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट पैथोजन्स कॉज्ड वेरियस डिसीजेस। जो पैथोजन्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, ये जो ये रोगाणु बोलते हैं जिनको, जो रोग पैदा करते हैं पैथोजन्स, वो। इट वॉज एज्यूम दैट पैची स्किन, फॉलिंग आई साइट, कि भाई आंखों का कमज़ोर हो जाना, स्किन खराब हो जाना, आई साइट कमज़ोर हो जाना, ये सब बीमारियां हैं। इज ऑल्सो कोज्ड बाय जर्म्स इंस्टेड ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। कहते हैं कि जो बीमारी है ना, आँख खराब हो जाना, स्किन खराब हो जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से हो। ये किसी जर्म्स के कारण भी हो सकती है, जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं इनके कारण भी हो सकती है। डच बायोसाइंटिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन एजकेमन रिपोर्टेड इन 1895, ये जो साइंटिस्ट है डच का कोई, इसने कोई रिपोर्ट की है 1895 में, दैट चिकन्स दैट एट पोलिश्ड राइस डेवलप्ड बेरी बेरी। भाई जो पोलिश्ड राइस खाते हैं ना हम लोग, ये जो पोलिश किए हुए चावल, उनसे बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1929, उसको 1929 में नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ विटामिन, विटामिन की डिस्कवरी करने में। वीटा वर्ड से ये निकल कर आए हैं, लेटिन फॉर इम्पोर्टेंट टू लाइफ। लेटिन भाषा में इस वीटा मतलब होता है फॉर इम्पोर्टेंट टू लाइफ, जो जिंदगी के लिए जरूरी हो। अमीन, अमीन वर्ड होता है स्पेसिफिक ग्रुप विच फंक बिलीव्ड इज प्रेजेंट इन ऑल विटामिन, जो वो सभी विटामिन के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होगा, ये वो है अमीन। इन द बिगिनिंग विटामिन सी वॉज कॉल्ड स्कर्वी विटामिन, शुरू में विटामिन सी को स्कर्वी विटामिन के नाम से जाना जाता था। विटामिन बी वॉज कॉल्ड बेरी बेरी विटामिन। व्हेन रेट्स वर फेड अ डाइट हैवी इन लार्ड एंड ऑलिव ऑयल, जब जो चूहे हैं ना वो डाइट खाते थे, मतलब कुछ चीज़ खा लेते थे जिसमें ऑलिव ऑयल होता था या लार्ड ऑयल होता था, दे डाइट, वो मर गए। बट विद द एडिशन ऑफ टाइनी अमाउंट ऑफ बटर, लेकिन यदि उस ऑयल के अंदर थोड़ा सा बटर मिला देते हैं
दे सर्वाइव्ड, वो बच गए। इसका मतलब वो जो चूहे हैं ना, उनके अंदर कुछ विटामिन की कमी थी। अब बटर मिलाने से वो विटामिन पूरा हो गया, इसलिए वो सर्वाइव मतलब बच गए। मैकोलम कार्ड विटामिन इन बटर फैट। मैकोलम बटर फैट के जो विटामिन होते हैं उनको मैकोलम बोला गया उस टाइम पे, जो बटर के फैट के अंदर विटामिन होते हैं। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी वर डिस्कवर्ड लेटर। ये जो विटामिन है B12 A, ये बाद में डिस्कवर हुए। नाउ वी ऑल्सो नो विटामिन EKH। अब हमें EKH का भी पता चल गया। ये तो हिस्ट्री थी भाई हमारे। अब आंसर करने हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के। पैरा में से जरूरी नहीं है आंसर मिलेंगे, आपको विटामिन का टॉपिक याद होना चाहिए, ठीक है। ए पे आते हैं अब, इसके ए पे क्या कह रहा है एक पार्ट, ठीक है। नेम 4 विटामिन दैट आर स्टोर्ड इन लीवर एडिपोज फैट स्टोरिंग। मतलब जो बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं ना, बॉडी के अंदर स्टोर वो विटामिन हो सकते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। वो कौन से होते हैं? ADE के। याद कैसे करेंगे? कीड़ा से। कीड़ा, तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या? ठीक है, तो अब ऐसे बोला करेंगे आप लोग, आपके फैट में कीड़ा है क्या, मतलब फैट सोल्यूबल कीड़ा होता है, KED ये विटामिन होते हैं। आउट ऑफ B, C एंड B12 विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आर बॉडी। इनमें से किस विटामिन को हमारी बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते? कौन से विटामिन को स्टोर नहीं करते? तो आंसर आएगा यहाँ पर विटामिन B और C को, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वाई? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेम अ विटामिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो इसको ऐसे याद करो, देखो कैसे बनता है वर्ड क्लोटिंग, क्लोटिंग, और कैसे ही विटामिन बनता है के। तो विटामिन के ऐसा है जो ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, ठीक है। पैरा से कोई रिलेटेड नहीं है भाई इन क्वेश्चन का, कहीं सोचो पैराग्राफ में से पूछेंगे। कुछ हो भी सकते हैं पैराग्राफ में से, कुछ नहीं भी। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ये तो पैराग्राफ में था ना, शुरू में ही दे रखा था। नेम ए विटामिन विच इज फैट सोल्यूबल, जो पानी में सोल्यूबल है। विटामिन पानी में सोल्यूबल कौन से थे? ADE के थे। एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है बॉडी के अंदर कुछ भी। तो वो जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन E। बच्चे कौन सा विटामिन होता है? E। रट लीजिए भाई इसको, विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बॉडी के अंदर फैट में सोल्यूबल होता है। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन, ये कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, सोर्सेज क्या है? तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनके अंदर विटामिन E होता है हमारे पास। सनफ्लावर ऑयल होता है, जो सूरजमुखी होती है ना, उसके तेल के अंदर कौन होता है? विटामिन E होता है। फिर क्या पूछ रहे हैं? इट्स डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी से क्या कमी हो जाएगी, इसकी यदि बॉडी में कमी होगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो इसमें इसकी कमी से भाई रिप्रोडक्टिव पावर लॉस हो जाती है। रिप्रोडक्टिव पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है विटामिन E की कमी से। क्लियर है? चलिए भाई 30th मतलब 30वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। क्या कह रहा है 30वां क्वेश्चन? लेट अस सी। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं भाई मैं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट इनटू आयंस, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इफ वी डिटरमाइन देयर मोलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से उनका मोलर मास निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, द वैल्यू ऑफ मोलर मास इज फाउंड टू बी अबनॉर्मल, वो वैल्यू ना थोड़ी बहुत गलत आती है, हट जाती है अपनी एक्चुअल वैल्यू से। बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने नंबर आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मतलब एक के जैसे ये पेन है भाई, ये पेन देखने से तो एक लग रहा है आपको, लेकिन ये टूट कर कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। तो ये आयंस हैं, ये क्या है? आयंस। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे, एक के 2 बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, तो उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। मोर विल बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेंटो फैक्टर इज रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास और अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। जो नॉर्मल मोलिकुलर मास है जो फॉर्मूले से निकल जाएगा, और जो अबनॉर्मल मोलिकुलर मास है जो हम निकालेंगे वो हट के आएगा, उसकी रेशियो क्या कहलाती है? वेंटो फैक्टर I कहलाती है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनकी रेशियो भी के इक्वल भी होता है कौन? वेंटो फैक्टर I। अ स्टूडेंट डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ I एट वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4। इनके लिए एक स्टूडेंट ने I की वैल्यू निकाली। द वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल। NaCl 0.1 मोलर, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर कंसंट्रेशन घट गई, फिर कंसंट्रेशन और घट गई। अब कंसंट्रेशन घटेगी तो देखो I की वैल्यू ना धीरे 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 देखो 0.01 ये फ्लक्चुएट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लक्चुएट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन घट रही है और I की वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रही है? I की वैल्यू बढ़ रही है। देखो 87 से 94 से 97 हो गई। वेंटो फैक्टर I फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब पूरी तरह से यदि टूट जाएगा ना NaCl, देखो प्लस और माइनस, तो इसके वेंटो फैक्टर कितना आ जाएगा? सीधा 2।
ये भी 1 प्लस 1 माइनस तो सीधा 2। ये 100% डिसोसिएशन के लिए है, ठीक है। MgSO4 2 आयन देगा ना तो 2, ये 3 आयन देगा 2 के 1 सल्फेट का तो 3। देखो मेरी बात ना, एक बात सुनो बच्चे ध्यान, यदि कोई चीज 100% डिसोसिएट हो रही है बच्चे, कोई चीज कितने परसेंट डिसोसिएट हो रही है 100%, तो उसका वेंटो फैक्टर आई उसके नंबर ऑफ आयंस के इक्वल आ जाता है। नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। देख इसमें कितने आयन है, दो तो के प्लस और एक सल्फेट आयन, तो टोटल आयन कितने हैं 3, तो वेंटो फैक्टर 3 आ गया। लेकिन ऊपर देखो क्या दे रखा है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब की वह बात है ये। लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन पे ये दे रखा है इसने डेटा, इस बच्चे ने जो भी था, ये कौन नाम था इसका मुझे तो पता नहीं है, एक स्टूडेंट है कोई भी है। चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, ठीक है। करें भाई क्वेश्चंस को सॉल्व, अब लेट अस सी। चलिए, हाउ इज वेंटो फैक्टर रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड वाई। जो वेंटो फैक्टर आई है, देखो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी इजक्वल टू आई इंटू में के बी इंटू में एम। यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लिखा है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टी बी डिवाइड बाई के बी इंटू में एम। तो बताइए जो आई है वो मोलैलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नहीं हो गया है, हाँ जी। तो हाउ इज वेंटो फैक्टर रिलेटेड टू मोलैलिटी, मतलब यदि मोलैलिटी बढ़ेगी तो वेंटो फैक्टर आई घटेगा। देखो ऊपर दे भी तो रखा है, देखो मोलैलिटी धीरे धीरे घट रही है और वेंटो फैक्टर बढ़ रहा है ना। तो आंसर आ गया पहले का, बी पे आते हैं इसके। हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे 30th, ठीक है। कौन से पार्ट पे आते हैं इसके, बी पार्ट पे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट है और यदि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट भी नहीं होता ना एसोसिएट होता, जैसे ग्लूकोज है बच्चे, यूरिया है बच्चे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, आई की वैल्यू हमेशा 1, आई इक्वल टू 1। बट यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो जाता है बच्चे, डिसोसिएट हो जाता है आसानी से, तो उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। इसको ऐसे याद करें, यदि आई की वैल्यू इनकी बढ़ेगी, देखो इंक्रीज होगी बढ़ेगी, तो आई मैंने क्या होता है बच्चे, मैं का मतलब घमंड, घमंड बढ़ गया तो इसका मतलब कोई चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी मतलब डिसोसिएट हो जाएगी। अब इसको उल्टा पढ़ो, डिसोसिएट होना मतलब कोई चीज़ टूट गई, वो चीज़ कोई चीज़ क्यों टूट गई, क्योंकि उसमें घमंड हो गया। घमंड क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर मैं आ गया था, मैं मतलब उसके अंदर आई आ गया था, आई मतलब उसके अंदर ज़्यादा हो गया, तो 1 से ज़्यादा। तो आई 1 से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सी पे। क्या कह रहा है इसका सी पार्ट, डिटरमाइन द, तो हम कहाँ गए हैं 30th के सी पार्ट पे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मतलब वेट निकालना है हमें कैल्शियम क्लोराइड का। आई की वैल्यू दे रखी है हमें 2.47, डिजोल्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, तो मतलब वॉल्यूम हमें दे दी है 2.5 लीटर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, पाई है हमें दे रखा है 0.75 atm, तो आर की वैल्यू हमें दे दी है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। तो वेंटो उसका पाई का फॉर्मूला लगाइए, पाई इक्वल टू होता है बच्चे आई सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। मैं सीधा ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि हमने स्टेटमेंट तो लिख ही ली है। लेट अस सॉल्व। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे हमें 0.75, आई की वैल्यू कितनी दे रही है 2.47, कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास तो हमें निकालना है मोलर मास, मोलर मास किसका निकालना भाई, कैल्शियम क्लोराइड है ना ये CaCl2, CaCl2, इसका मोलर मास चेक करना कितना आएगा। एक कैल्शियम का मास होता है 40, 2 क्लोरीन है तो 35 35 70 और 0.5 है तो 70 और 1 71, तो 7 और 4 11, तो 111 आएगा। कितना आएगा 111, तो मोलर मास आ गया 111। देखो कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ मैं, मोल्स आ गए, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर, अभी ऑलरेडी लीटर में दे रखी तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू बच्चे 0.082, टी मतलब है बच्चे टेम्परेचर, टेम्परेचर देखना भाई कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 300 कैल्विन, 300 कैल्विन ही आएगा ना, 273 ऐड करना 27 में तो 300 कैल्विन आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा 300 कैल्विन, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू निकालेंगे आप, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी W2 की वैल्यू निकालनी बच्चा, W2, तो W2 वैल्यू निकालिए 0.75 इंटू में 0.75
इंटू में क्या हो जाएगा 111 इंटू में 2.5 डिवाइड बाई 2.47 इंटू में 0.082 इंटू में कितना हो जाएगा 300। ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा भाई हमारे पास मास कुछ इस तरह से सोल्व करने के बाद आ जाएगा 3.42 ग्राम। आप सोल्व कर लेना भाई इसको, अब तो कैलकुलेशन ही रह गई है, 3.42 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है भाई। चलो सी पार्ट हो गया हमारे पास। इसके सी के भी और में दे रखा है, क्या दे रखा है चेक करिए। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। कितने ग्राम K2SO4 है बच्चे? 25 मिलीग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई निकालना है। अब आई कंप्लीटली आयनाइज्ड बच्चे, देखो यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज्ड दे रखा है। K2SO4 यदि कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा तो कितने आयन देगा? 3। तो आई की वैल्यू आ गई 3। अब 25 मिलीग्राम के आपको ग्राम बनाने पड़ेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.025 हो जाएगा। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। K2SO4 का मोलर मास निकालिए भाई, कितना आएगा? पोटेशियम का 39, 2 में 18, 2 सत्ते 14 और एक भाई क्या हो गया ये, 2 में 18, 2 3 6 1 7 78। सल्फेट का होता है, सल्फर का होता है 32, 16 चौका 64, 8 2 10 और 4 14, 7 और 3 10 11 6 17 174। क्या जाएगा? 174 आ गया। ठीक, पाई इक्वल टू क्या होता है? ICRT। तो आई की वैल्यू आ गई, सी होती है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू में वॉल्यूम, कितने? 2 लीटर, 2 लीटर इंटू में आर कितना है? 0.082 इंटू में टी टेम्परेचर। अब की बार टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा तो 298 केल्विन आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो बच्चे आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद 0.00526 प्रेशर एटीएम में है ना, देखना एटीएम में है नहीं, हाँ जी एटीएम यूनिट दे रही है तो एटीएम में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 30th क्वेश्चन आप करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं बच्चे? 31st पे। बस 2-3 क्वेश्चन दूर रह गए हैं बस, अब तो आराम से बैठे रहिए। आप यदि बोरिंग फील कर रहे हैं तो अपने आप को भाई एंथुसियाज्म रखिए, एक्साइटमेंट रखिए अपने अंदर, क्योंकि बस यही क्रूशियल टाइम है आपका पढ़ने का। यदि ये टाइम वेस्ट करोगे तो इट मीन्स लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे बच्चे। ठीक है, स्टेट कोहलरोस लॉ। हमें क्या, कौन सा लॉ स्टेट करना है बच्चे? कोहलरोस लॉ स्टेट करना है। कोहलरोस लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एवरी, पहले मैं बता दूँ तो कोहलरोस लॉ क्या है। मान लीजिए HCl है, आप इसमें बहुत सारा पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। जब बहुत पानी डालने के बाद इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा तो क्या होगा? इसका जो प्रत्येक कैटायन है और एनायन है वो कंडक्टेंस में टेक पार्ट करने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? किस में टेक पार्ट करने लग जाएगा? कंडक्टेंस में। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हर कैटायन और हर एनायन कंडक्टेंस में टेक पार्ट कर लेता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप कितना ही पानी डाल दो, क्योंकि सभी आयन तो पहुंच चुके हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड पर बच्चे, समझ रहे हो ना। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी कैटायन एंड एनायन टेक पार्ट इन कंडक्टेंस। तो जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी वो हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन इनटू में नंबर ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन इनटू में नंबर ऑफ एनायंस। ये लैम्डा से डिनोट करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा कोहलरोस लॉ। ठीक है, बी पे आते हैं बच्चे। अब इस पे कहाँ आते हैं? 31वें के बी पार्ट पे। ठीक है, क्या दे रखा है? लेट अस सी। तो चलिए अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं 31 के। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। हमें दे रखा है सेल Al से Al3 प्लस, कंसनट्रेशन है 0.15 मोलर। साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस से 0.025 मोलर इंटू में Cu। ठीक है, तो बच्चे पहले तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मैं बता दूं, यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम, देखो इसका लेफ्ट साइड और इसका भी लेफ्ट साइड उठा लो तो प्लस में आ जाएगा कॉपर 2 प्लस। अब इसका राइट साइड है Al3 प्लस और इसका भी राइट साइड कॉपर आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है बच्चे। वो कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, +2 से ये 0 पे जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये 0 से +3 पे जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 और 2 का कॉमन कौन होता है? 6। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 6 आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 6 आएगा। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2, इसकी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई फाइनल इक्वेशन हमारे पास। अब जो ई सेल होता है नरस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
अब पहले ई नोट सेल निकालो। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। देखो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कहाँ पर है, ये तो +3 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस का 1.66। ठीक है, माइनस का दे रखा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, जिसका जो हो रहा होता है ना उसका वही पोटेंशियल लेना होता है। यदि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, यदि किसी का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। ठीक है, अब देखो कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.34, इनको जोड़ दो तो आंसर आ गया 2। तो ई नोट सेल की वैल्यू आ गई 2 माइनस एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं। अब एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना, तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू हो गई है बच्चे कितनी, 6। लोग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में ऊपर कौन है, देखो यहाँ पर भाई एल्यूमिनियम, कौन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन कितनी है 0.15, 0.15। इसकी पावर एल्यूमिनियम के आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है कॉपर 2+, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.025, 0.025 की पावर कितना आ जाएगा, कॉपर के आगे 3 लिखा हुआ है ना, तो पावर आ जाएगा बच्चे 3। चलो सोल्व करते हैं, 2 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 इंटू में, देखो ना ये log m/n होगा, देखो इसको मैं पूरे को m मान लो, इस पूरे को मैं n मान लूँ, तो फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n। अगर log m की जगह आ जाएगा log 0.15 इंटू में पावर 2, log n की पावर आ जाएगा log 0.025 की पावर आ जाएगा 3। अब ये log m की पावर n हो गया, देखो m की पावर n, log m की पावर n होता है n log m, मतलब पावर आगे चली जाएगी m पीछे आ जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे को मैं सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो 2 आ जाएगा आगे log 0.15, ये तो हो गया ये वाला फॉर्मूला। अब ये log m/n वाला माइनस आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला, log n को भी सोल्व कर दो, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 0.025। क्लियर है कहानी बच्चे। अब 2 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6, log 0.15 की वैल्यू देखो दे रखी है नहीं दे रखी हमें, अरे भाई साहब दे रखी है, देखो ये दे रखी, और log 0.025 की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, भाई पुट कर लोगे अब तो कर लेना भाई, इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा निकल कर 1.9689 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा फाइनली ई सेल का आंसर। ठीक है, कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। तो ये 31 मार्क का बी पार्ट हमसे हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 31वें के और में दे रखे हैं क्वेश्चन, 31वें के किस में दे रखे हैं बच्चे, और में। चलो बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट वैल्यूज आइडेंटिफाई विच अमोंग्स द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। वैसे तुम लोग सीधे भी देख सकते हो, K2Cr2O7 है, AmNO4 है, Cl है, तो KmNO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, लेकिन ई नोट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी आपको। मैं बता दूं ई नोट रिडक्शन की वैल्यू जो है, ई नोट रिडक्शन वैल्यू जितनी बड़ी होगी, लिख लो जितनी बड़ी होगी उतना जल्दी रिडक्शन होगा उसका, उतना जल्दी उसका रिडक्शन होगा, और जिसका जितना जल्दी रिडक्शन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बताओ ई नोट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, देखो इसकी है ना 1.51, तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर है। क्लियर है, चलो फिर सेकंड पे चलते हैं, इसके बी पार्ट पे। द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ दिस एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट, ये भाई कोलरास लॉ दे रखा है, कौन सा दे रखा है, सॉरी वो डी-बाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन थी ना, कोलरास लॉ के बाद आती है डी-बाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन, उसका ग्राफ दे रखा है ये। कैप एम इज द मोलर कंडक्टिविटी, देखो ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, सी इज द कंसंट्रेशन, ये इधर कंसंट्रेशन दे रखी है, द इलेक्ट्रॉन। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या डिफाइन करनी है मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर कर लूँ अब एक बार, तो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ द कंडक्टेंस, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, भाई 1 मोल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस होती है। सेकंड, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्लॉट, ऊपर वाले प्लॉट के बेसिस पे, देखो इस प्लॉट के बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बताना। अब मैंने इसमें ना 2 तरह के ग्राफ आते थे, एक ऐसे आता था और एक आता था ऐसे। ये जो होता था ये होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये होता था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बोलो ये स्ट्रेट लाइन वाला किसके लिए होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आंसर आ जाएगा कि
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जस्टिफाई योर आंसर, हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है कंडक्टेंस, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम से कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, डिटरमाइन द कैप एम नोट फॉर इलेक्ट्रोलाइट, आपको कैप एम नोट निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैप एम नोट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 150। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका बच्चे, 150 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 150। ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ पार्ट, शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। ऊपर वाले ग्राफ को यूज करके हम आपको बताना है कि जो ए है, ए इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं। तो चलिए भाई, क्या किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए की वैल्यू। चलो भाई ऊपर से ग्राफ पे आते हैं फिर से दोबारा से। इस ग्राफ पर लेकर मैं भी सिर्फ साइड में कर देता हूँ भाई इस ग्राफ को, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो देखिए, अब पहले इसने आपको डी बाई हक्कल ऑन साइगर इक्वेशन यहाँ पर लिखनी होगी। वो होती है हमारे पास कैप एम इज इक्वल टू कैप एम नोट माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक, तो ये ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। अब ए क्या है यहाँ पर बच्चे, स्लोप है। क्या है, इसको यदि मैं रीअरेंज करूँ इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा कैप एम नोट इज इक्वल टू कैप एम प्लस ए रूट सी। ठीक है, अब ए रूट सी को यदि मैं आगे लिख दूँ, प्लस में कैप एम लिख दूँ, तो देखो एम एक्स प्लस में सी वाई का ग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, या इस ऊपर वाले से देख लीजिए कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, यहाँ पर c आ गया है, तो स्लोप आ गया है a इक्वल टू आ गया है m। m मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब होता है बच्चे टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। टेन थीटा कैसे निकलेगा, स्लोप तभी निकलेगा a हमारे पास। तो चलो, अब स्लोप निकालने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए, कोई भी दो पॉइंट इसमें कंसीडर कर लिया। मैं 149 को मान लूँ यहाँ पर, 149 कौन सी वैल्यू मान रहा हूँ मैं, 149। तो लिख लो 149। ठीक है, अब इसको नीचे चलो, नीचे नीचे 149 को जब यहाँ पर आप सामने टकराओगे ऐसे ऐसे और नीचे आओगे, तो वैल्यू आएगी 0.10, 0.010 सॉरी, कितनी आएगी 0.010। तो नीचे वैल्यू आएगी 0.010। ठीक है, अब कोई एक और वैल्यू ले लो, इसको ले लूँ मैं 147.8 को, ये लो भाई 147.8। तो ये इसमें से घटा दो 147.8। ठीक है, माइनस माइनस। अब इसकी वैल्यू नीचे आओ तो क्या आएगी हमारे पास, 0.20 के लगभग आ रही है, 0.02 के आसपास। तो 0 पर थोड़ी सी आगे आ रही है, देखो थोड़ी सी आगे आ रही है। तो 0.2 0.02 है भाई, सॉरी 0.02 1 मान लूँ मैं इसको। हाँ जी, तो कैसे निकल रही है ये, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस में x1। ठीक है ना, x2 माइनस में x1। क्लियर है कहानी यहाँ पर, हाँ जी, यस और नो। अब सुनिए, यहाँ पर स्लोप के आगे माइनस लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 149 में से 147 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, तो 0.2। तो 8 में से 7 गया 1, तो लगभग 1.2 आ गया। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, 0.021 में से 0.010 को, तो माइनस माइनस तो ऊपर प्लस हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई, सोचना 0.011 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सोचना भाई, मेरा तो मैथ भी ऐसा ही है। 0.021 में से 0.010 घटाओगे तो 1, 2 में से 1 गया 1, तो 0.011 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को लिख सकता हूँ मैं 12/10 और नीचे वाले को लिख सकता हूँ 11 इंटू में 1000। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 1200 बटा में क्या आ गया है, 11। ठीक है ना, तो काटोगे तो 11 1 कम 11 1 11 0 0, तो 11 99 लगभग इतना आ जाएगा, 109 के आसपास। ठीक है ना, कर लोगे, हाँ जी सर कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 32 पे, चलिए भाई 32 को सोल्व करते हैं। एनऑर्गेनिक कंपाउंड C8H6 ये है A। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4, ये रिएक्शन करता है विद H2SO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, साथ में है HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, गिव्स कंपाउंड B, ये कंपाउंड B देता है। B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ बेंजीन,
बी को किससे भी बन सकता है, ये बी किससे भी बन सकता है, मतलब उल्टी एरो लगाओ, किससे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन की रिएक्शन करने पर एसिटाइल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ रिएक्शन करने से भी बन सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मतलब AlCl3 की प्रेजेंस में। सोचो, इसकी रिएक्शन से बी बन रहा है, इसकी रिएक्शन से भी बी बन रहा है, तो बी कौन है पता चल नहीं गया ना इससे, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं है। चलो फिर, बी ऑन ट्रीटमेंट विद I2KOH, बी ना आयोडीन और KOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, टू गिव कंपाउंड सी येलो, अच्छा टू गिव कंपाउंड सी, यहाँ से सी बनाता है, प्लस में येलो कंपाउंड डी, जो डी है वो कैसे कलर का है, येलो कलर, येलो मतलब येलो, ABCD फाइंड आउट करने हैं बच्चे, तो चलो फिर फाइंड आउट करें। चलो फिर, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ वापिस, तो सोचिए बेंजीन और CH3COCl मिलकर विद अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनाएंगे भाई, COCH3 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, COCH3, यस और नो, तो ये बी आ गया, कौन आ गया है, ये बी, ठीक है। अब बी ना आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है विद KOH, देखो वहाँ पर NaOH होता था, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है भाई, कौन सी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, जरूरी नहीं NaOH हो तो KOH भी तो हो सकता है ना, क्योंकि NaOH और KOH तो भाई भाई है बिल्कुल, दोनों के दोनों, ठीक है ना, क्या है वो, भाई भाई। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, आइडोफॉर्म रिएक्शन में CHI3 बनता है, आइडोफॉर्म खुद है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, प्लस में देखो इससे तो बन जाएगा आइडोफॉर्म, ये जो बना ना इसको ऑक्सीडेशन करवा दो, इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव K पॉजिटिव, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चे। अब आते हैं इस पे कि ये जो है ना ये इससे भी बन रहा है, इससे भी, अब इसमें बेंजीन है तो इसमें भी पक्का क्या होगा, बेंजीन, तो इसमें भी पक्का कौन है, बेंजीन। अब आपको ध्यान हो कि H2SO4 HgSO4 जब हम यूज करते थे, पानी के एडिशन करते थे, तो यहाँ पर कीटो इनोल टेट्रोमेरिज्म होता था, कौन सा टेट्रोमेरिज्म होता था, कीटो इनोल। तो कीटो इनोल तब होता था जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता था, जैसे मैं HC ट्रिपल बॉन्ड H में, सॉरी C है यहाँ पर, H में यदि मैं पानी ऐड करूँ बच्चे, तो क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड CHOH, तो इनोल बनेगा, क्या बनेगा, इनोल, इनोल ना कीटो बना लेता है फिर आसानी से, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ये, यहाँ से H हटेगी भाई, मैंने गलती से लगा दिया ब्रेक एक्स्ट्रा H, तो इसका मतलब A है, ये फॉर्मूला मैच करो, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी ये नहीं है तो 6 है, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन हो गया, चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, मैंने पेज को रख दिया है आराम से, ठीक है। चलिए भाई 32 से हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे 32 का एक और पार्ट दे रखा है इन्होंने, और में मुझे तो और वाले भी सोल्व करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेट अस सी क्या कहते हैं और वाले, राइट द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, देखो इथेनॉल है CH3COH और एसीटोन होता है CH3COCH3, इनके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक बार इसको लिख लेता हूँ आगे, एक बार इसको पीछे लिख लेता हूँ, एक बार इसको लिख लेता हूँ आगे और उसको लिख लेता हूँ मैं पीछे। हम क्वेश्चन नंबर 32 का और को सोल्व कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो बोलिए इसकी H कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, तो क्या बनेगा CH3CH, ये H ना इस O पे चली जाएगी तो OH CH, अब इसका बॉन्ड इसके साथ बना दो सीधा CH2COCH3 के साथ, ये डाइल्यूट NaOH के साथ होगी रिएक्शन, तो भी ऐसा होगा, और अल्फा H हाइड्रोजन जरूरी होनी चाहिए यहाँ पर। तो एल्डोल कंडेंसेशन का बनाना है ना, तो अब यहाँ से वाटर लॉस होगा बच्चे, यहाँ से क्या लॉस होगा, वाटर, तो यहाँ से OH और यहाँ से H लॉस करवा दीजिए, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, तो आंसर आ गया फाइनल ये। अब इसके क्रॉस एल्डोल में तो दो तरह के बन सकते हैं ना, ऐसे सोचो, A B से भी रिएक्शन कर सकता है और B A से भी रिएक्शन कर सकता है। अब इसकी H कहाँ भेज दो, यहाँ पर, तो ये लो CH3C यहाँ पर आ गया OH, इस CH3 को मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। अब इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बना दो, तो CH2 क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और अब यहाँ से क्या लॉस करवाओगे, वाटर का लॉस करवाओगे बच्चे, तो यहाँ से H यहाँ से OH लॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 नीचे आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और इस तरह से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हम बना लेंगे। 32वें का A पार्ट था ये, और का, ठीक है ना। B पार्ट पे चलते हैं, ठीक, कहाँ चलते हैं, 32वें के B पार्ट पे।
हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, आप इन कन्वर्जन को कैसे करोगे। बेंजाइल अल्कोहल है बच्चे, हम 32वें का और का बी पार्ट इस टाइम पे कर रहे हैं। क्या है बच्चे, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल होती है बेंजीन पे CH2OH को कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका मतलब है बेंजीन पे CH2COH समझो ना। फिनाइल देखो इस पे ना ये फिनाइल लगा हुआ, इथेनोइक तो ये खुद है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हमें एक कार्बन नंबर बढ़ाना भी, देखो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, दो है लेकिन यहाँ पर एक कार्बन, तो एक कार्बन नंबर बढ़ाना भी है हमें और हमें रिएक्शन भी करनी है। तो कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 का काम होता है बच्चे OH हटाना Cl लगाना, OH हटाना Cl लगाना, तो ये बन जाएगा CH2Cl। अब रिएक्शन करवा दो KCN के साथ। KCN क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, CN नेगेटिव आयन क्लोरीड आयन को धक्का मारकर यहाँ से घर से बाहर निकाल देंगे, तो बन जाएगा CH2CN। अब इसकी जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस साइनाइड की, वो क्या देती है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड देती हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन होता है बच्चे CH3COCH3 और इससे बनाना है हमें प्रोपीन। प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो एल्कीन सोचो कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। क्या हम इसके अल्कोहल बना सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या करवा देंगे, इसका रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। कीटोन की रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, तो कौन सी अल्कोहल बन गई, सेकेंडरी। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए आप, तो यहाँ से OH और यहाँ से H लॉस हो जाएगा और पानी लॉस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चे, ठीक है ना। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। बेंजीन क्या है, आपको दे रखा है यहाँ पर बेंजीन, से बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा पे नाइट्रो NO2, एसिटोफिनोन मतलब है यहाँ पर COCH3, ठीक है। ये तो आसान है भाई, बेंजीन पे COCH3 ग्रुप लगा दो। अभी ऊपर एक रिएक्शन करके आए हैं ना उसमें से, तो बेंजीन में क्या करवा दोगे रिएक्शन, CH3 COCl विद अनहाइड्रस AlCl3 के साथ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवा दोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन पे लग जाएगा COCH3। अब ये जो COCH3 होता है बच्चे, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप बच्चे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। तो यदि अब आप इसकी नाइट्रेशन करवाओगे विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो यहाँ पर मेटा पे NO2 लगेगा। किस पे NO2 लगेगा, मेटा पे। तो 32वें के और का बी चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैंने दिखा दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए भाई 32वां क्वेश्चन भी हमसे हो गया है सोल्व, ठीक है। आते हैं 33rd लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 33rd पे चेक कर लीजिए एक बार स्टेटमेंट क्या है भाई, चेकआउट चेकआउट चेकआउट, सोच लो भाई क्या है। मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ 1 या 2 मिनट का, तब तक आप लोग सोचिए, स्टेटमेंट को पढ़िए और अपने आंसर कलेक्ट करिए और चेक करिए कि आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आने वाला, ठीक है। चेक चेक चेक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए भाई सोल्व करते हैं हम लोग 33rd पे। कहाँ पर आते हैं, 33rd पे, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कोई 5 करने होते हैं आपको, लेकिन हमें तो सारे ही करने पड़ेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। वाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो फ्लोराइड है मेटल्स के, जैसे मैं मैग्नीज का फ्लोराइड बनाऊं, ठीक है, या मैं क्रोमियम का फ्लोराइड बनाऊं, तो जो फ्लोरीन है ना, ये इनको ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाती है, +6 तक, इतनी तक, एज कम्पेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरेटिवली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्यों स्टेबल होती है, जब वो फ्लोरीन से कंबाइन करते हैं। किससे कंबाइन करते हैं, फ्लोरीन से, ठीक है। तो पहली बात भाई, फ्लोरीन की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, खींच लेता है तो उनका आसानी से क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वो ऐसा करता है कि उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाता है। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं, इसके क्या कह रहा है बी पार्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन है ऐसा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करेगा। अब कौन फील करता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, जो पैरामैग्नेटिक होगा बच्चे, क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो चलिए कोबाल्ट, कोबाल्ट आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन कोबाल्ट यहाँ आता है, 26 पे आता है, 27 के आता है कोबाल्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2। अब ये +2 में है, +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कैसे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे इनमें से आंसर कोबाल्ट 2+ आएगा नहीं आएगा। तो ये तो थी कोबाल्ट 2+ की कहानी। कोबाल्ट 2+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। सिल्वर 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 एजी, कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग? सिल्वर पे। सिल्वर आता है बच्चे कॉपर के नीचे। कहाँ आता है? कॉपर के नीचे। लाभ तारे वरना उधर इधर पिटाई और होगी। तो गोल्ड वाली सीरीज होगी। ये जरा निभा मौत तक रू रास्ते पड़े आग में कूद, कैडमियम से पहले आता है। मतलब जो कॉपर वाले जो नीचे आते हैं एलिमेंट, उनमें आता है सिल्वर। सिल्वर ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो ना सारे के सारे उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये तो अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम आता है बच्चे 22 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2 और इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो इसका मतलब ये तो आर्गन बन गया। आर्गन है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड। तो इसका मतलब सिल्वर भी गया, टाइटेनियम भी गया। जिंक 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 आता है 29वें नंबर पे, सॉरी 30th नंबर पे, 30वें पे आता है। 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3d10 भरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बच्चे कोबाल्ट। क्या आ जाएगा? कोबाल्ट +2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे इसका? कोबाल्ट +2, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वही पैरामैग्नेटिक होगा, और जो पैरामैग्नेटिक होगा वही तो अट्रैक्ट होगा ना सीरीज की तरफ। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन द 3d एंड 4d सीरीज। देखो 3d के नीचे आता है 4d, 4d के नीचे आता है 5d। कहते हैं कि जो 5d की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये लिखा ना, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3d एंड 4d सीरीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि भी 3d से 4d से जब हम 5d पे आते हैं तो 5d के अंदर एक खास बात है, यहाँ पर लेंथेनोइड्स आ जाते हैं बच्चे। कौन आ जाते हैं? लेंथेनोइड्स। ठीक है ना, 58 से लेकर 71 तक के जो एटॉमिक नंबर है वो लेंथेनोइड्स के हैं। अब लेंथेनोइड में होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होती है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है? साइज हो जाता है डिक्रीज। साइज हो जाता है डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने से क्या हो जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए 5d सीरीज में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि 5d सीरीज में लेंथेनोइड आने से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए कितने पार्ट कर चुके हैं? सी तक। तो डी पार्ट पे आते हैं। इसके कौन से पार्ट पे आते हैं? डी पे। वाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 4s2 होती है, और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 4s1 होती है। अब मैग्नीज में ये है फुली फील्ड है और ये पूरी तरह से क्या है? हाफ फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण मैग्नीज में जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू क्रोमियम, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है बच्चे? कम हो जाता है। दूसरा बोल सकते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो उसकी क्या होती है? कम। मतलब जो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी चाहिए वो कम होती है मैग्नीज मैग्नीज के बीच में। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीज मैग्नीज बीच के जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है वो कमजोर होती है एज कम्पेयर टू क्रोमियम क्रोमियम ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये फुली फील्ड और ये पार्शियल फील्ड। लेकिन इसमें 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ज़्यादा बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए डी हो गया। तो अब चलते हैं ई पे बच्चे। वाई डू ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3d सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 4d एंड 5d सीरीज। तो क्या कह रहे हैं? वाई डू ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3d सीरीज। देखो ऊपर होती है 3d, नीचे होती है 4d, नीचे आती है 5d। हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। 3d का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू 4d एज कम्पेयर टू 5d। तो रीज़न है भाई यहाँ पर कि जो 3d वाले एलिमेंट होते हैं ये हल्के होते हैं, लाइट एलिमेंट होते हैं, या स्मॉल साइज वाले एलिमेंट होते हैं, स्मॉल साइज वाले। अब जो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट हो, बोलो ये और ये आपस में जल्दी मिलेंगे या ये और ये ज़्यादा मिलेंगे? बोलो यहाँ पर बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग क्या होगी? कम। तो ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज ऑफ 3d सीरीज जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी वीक हो जाती है ड्यू टू लोअर साइज। ठीक है ना, स्मॉल साइज, लोअर तो नहीं अच्छा रहेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। एफ पे आते हैं भाई, इसके कौन से पार्ट पे आते हैं? एफ पे। इन डाइक्रोमेट आयन हाउ मेनी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट एंड वाई। डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। आपको ना इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CrO Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव।
अब देखो CRO 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 CRO, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको तो ऐसे भी बना सकते हो, CR ऊपर नेगेटिव लिख दो, नीचे डबल बॉन्ड O लिख दो, ये भी हो सकता है। या यहाँ नेगेटिव लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख दो। इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये 3 और ये 3 टोटल 6 बॉन्ड, कितने 6 बॉन्ड वो सिमिलर होते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रही है बच्चे। देखो यहाँ पर CR डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस चीज़ को दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो CRO पे आ गया नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया। तो इसलिए यहाँ पर सारे बॉन्ड की लेंथ इक्वल होती है या सारे बॉन्ड सिमिलर होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं टोटल? 6। कितने? 6। चलिए जी पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जी पे। आउट ऑफ Fe3+, वेनेडियम 3+, टाइटेनियम 3+, स्कैंडियम 3+, विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो चलिए आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। वेनेडियम कौन से नंबर पे आता है भाई? 21 22 23 पे, तो 3d3 4s2। ठीक है, पक्का आता है ना? 21 22 23, ठीक है। ये आता है 22 पे, तो 3d2 4s2। स्कैंडियम आता है 21 पे, तो 3d1 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3 मतलब d5 मतलब d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो d2 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ। कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो 1। यहाँ पर 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो यहाँ पर तो d में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? Fe3+ आयन में। किस में है बच्चे? Fe3+ आयंस में क्या है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? और इस तरह से हमारे पास बच्चे जो ये जुगाड़ था, हमारे पास क्या जुगाड़ था? प्रैक्टिस पेपर सेट 1, ठीक है ना? प्रैक्टिस पेपर का जो सेट 1 है वो हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा है आपको? आपको जाना है कहाँ पर? कमेंट में, और हमें बताना है कैसा लगा है, ठीक है। दूसरा, ये जो टाइम चल रहा है भाई आपका, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम बचा हुआ है। लगभग 1 महीना या 1.5 महीना ही आपके पास अभी टाइम है। तो आप टाइम ना वेस्ट नहीं कर सकते बच्चे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भाई। 1 सेकंड भी यदि आपने टाइम वेस्ट किया तो समझ लिया आपका जो कॉम्पिटिटर है आपसे 2 सेकंड आगे चले जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि वो 1 सेकंड को यूटिलाइज कर लेगा और आप 1 सेकंड को खराब कर देंगे। तो वीडियो के लेक्चर कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी बच्चे हैं जो 12th क्लास में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ क्या करें? शेयर। वीडियो को क्या करें? ये लाइक का बटन बना रहा हूँ मैं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी ये भी है आप सबके लिए, और पढ़ें ध्यान से, मेहनत करें बच्चे।